एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट प्री प्राइमरी स्टेज। हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनुभवजन्य अधिगम की प्रकृति। तो अभी तक आप सबको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में तो पता चल गया है। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्री प्राइमरी स्टेज होता क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इस स्टेज पर बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस तरह से दी जाए, उनको किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो ये एनईपी 2000 जो 20 है, कब आया, कब इम्प्लीमेंट हुआ? 29 जुलाई 2020। और यहाँ पर एक नया एजुकेशन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। पहले जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर चला आ रहा था क्या था? 10+2+3। लेकिन इसमें एक नया बदलाव आया। इस शिक्षा नीति में जो एक स्कूल एजुकेशन की हम बात करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर, जो एक नया स्ट्रक्चर आया, 5+3+3+4। Under the NEP, the structure of school education has been divided into four stages। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 5+3+3+4। तो मतलब यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन है उसको 4 पार्ट्स में, 4 चरणों में उसको बांटा गया है। अभी 4 जो स्टेप्स हैं, जो स्टेजेस हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, इसकी एज ग्रुप अगर हम देखें तो 3 ईयर से 6 ईयर का जो एक पीरियड होता है, जिसे हम आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका कहते हैं। और उसके बाद के 2 साल, 6 to 8 ईयर, क्लास 1 और क्लास 2। तो ये जो 5 साल का जो एक टाइम पीरियड है ना स्टार्टिंग का, यहाँ पर बच्चों की जो फाउंडेशन रखनी है, जिसे घर बनाते हैं ना, तो फाउंडेशन रखते हैं। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, ऊपर घर उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो इसलिए ये बच्चों का फाउंडेशन हम कह सकते हैं कि टाइम है, जहाँ पर बच्चों को बेसिक चीजें सिखानी है, उनको स्कूल के लिए तैयार करना है। ठीक है, उनको चाहे हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, तो ये चीजें उनको बेसिक सिखानी है, उनका फाउंडेशन यहाँ पर बच्चों का तैयार करना है। तो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर का जो पीरियड है, जिसको फाउंडेशनल हम स्टेज कहते हैं। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है, क्लास 3 to 5, एज क्या है? 8 to 11। फिर मिडिल स्टेज क्लास 6 to 8, एज क्या है इसका? 11 to 14। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12, और एज क्या है? 14 to 18। तो यहाँ पर जब हम प्री प्राइमरी की बात करेंगे ना, तो प्री प्राइमरी में हम किसको लेंगे? फाउंडेशनल स्टेज को लेंगे। हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करेंगे, तो फाउंडेशनल स्टेज को हम प्री प्राइमरी स्टेज भी कह सकते हैं। द फाउंडेशनल स्टेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द प्री प्राइमरी स्टेज। दिस फेज विल बी ऑफ 5 ईयर की। ये जो फेज है कितने साल का है? 5 साल का है। इट विल बी फॉर द एज ग्रुप 3 to 8 ईयर का, और इसका एज ग्रुप क्या होगा? 3 to 8 ईयर इसका एज ग्रुप होगा। तो इस फेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया, 3 to 6 एंड 6 to 8। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, द 5 ईयर ऑफ दिस फेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 3+2। तो स्टार्टिंग की जो 3 ईयर है वो क्या है? आपका प्री स्कूल है। और फिर बाद की जो 2 ईयर क्या है? क्लास 1 और क्लास 2। द इनिशियल 3 ईयर विल बी नोन एज प्री स्कूल, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका। इट विल बी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर। The second phase will be related to class 1 and second, which will be for the age group of 6 to 8 ईयर। तो यहाँ पर जो ये 5 ईयर है, इसका पार्टीशन आपको समझ में आ गया होगा कि 5 ईयर में स्टार्टिंग के जो 3 ईयर है वो आपका प्री स्कूल है। ठीक है, जिसमें आप चाहे केजी का, हम यूकेजी कहते हैं, अपर केजी कहते हैं, नर्सरी कहते हैं, आप इसको प्री स्कूल कह लो, आप इसको आंगनवाड़ी कह लो, आप इसको बाल वाटिका कह लो। और उसके बाद की जो आप 2 ईयर जो है वो क्लास 1 to क्लास 1 और 2। तो इसको हम फाउंडेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, प्री प्राइमरी स्टेज भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अकर बिफोर द एज ऑफ 6 ईयर की। बच्चों का जो दिमाग है 85 to 90% जो है 6 साल की जो उम्र है उनकी, वहां तक डेवलप हो जाता है। तो इसलिए इस स्टेज पर बच्चों को चाहे हम
फाउंडेशन है कि इस तरह से बच्चों की फाउंडेशन तैयार की जाए, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए। चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम हाइजीन की बात करें, तो ये जो बेसिक चीजें हैं बच्चों को सिखाई जाए, बच्चों का एक तरह से बेस बनाया जाए, ताकि बच्चे आगे की जो उनकी स्कूल एजुकेशन है उसके लिए बच्चों को शुरू से ही तैयार किया जा सके। तो द फर्स्ट 6 year of a child are considered important to ensure proper development of the brain and physical growth, कि बच्चों की मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसकी जो शुरू के जो 6 साल है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। At this level, education is provided for children through आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल और किंडरगार्टन मतलब केजी, कि इस स्तर पर बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी, प्री स्कूल, किंडरगार्टन आदि के थ्रू शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और इस स्टेज पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि एट दिस स्टेज चिल्ड्रन आर केप्ट अवे फ्रॉम द बर्डन ऑफ एग्जाम, होमवर्क एंड बैग, की इस स्तर पर बच्चों को परीक्षा, जो उनके होमवर्क होते हैं, जो बैग में इतने सारी किताबों का बोझ है, इन सब से दूर रखा जाता है। तो किस तरह से सिखाया जाता है इस स्तर पे, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग से, अगर स्टार्टिंग के ही जब हम कहते हैं ना कि जो स्टेज है, अगर यहाँ पे ही बच्चों को बिल्कुल होमवर्क से और बैग के बोझ से इनको भर दिया जाएगा, प्रेशर में डाल दिया जाएगा, तो बच्चा आगे के लिए सही से तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एजुकेशन में इंटरेस्ट लाने के लिए, और बच्चे छोटे होते हैं उनको खेल कूद ज्यादा पसंद होती है, तो इसलिए इस स्टेज पर क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, किस तरह से, एक्टिविटी के थ्रू, गेम्स के थ्रू बच्चों को खेल खिलाया जाता है, और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट प्री प्राइमरी स्टेज, की इस स्टेज पर बच्चों का नेचर क्या होता है उसको भी हम जान लेते हैं। 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अगर बिफोर द एज ऑफ 6 ईयर, आपको पता ही चल गया है। इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता से अपनी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लेके आते हैं। हमको सबको पता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में जो उसकी क्वालिटीज होती है, चाहे हम उसके रंग की बात करें, ठीक है, चाहे हम उसके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें, उनके सोचने समझने का तरीका, तो इन काफी सारी चीजों का, उनकी जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, ठीक है, जो उनके माता पिता से प्राप्त गुण है, उसका काफी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। आगे चल के धीरे धीरे जिस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है, उस हिसाब से बच्चा ढलने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग की जो जो बच्चे में जो क्वालिटीज होती हैं वो कहाँ से उसको मिलती है, उसके माता पिता से। और इस स्तर पर बच्चों की एक और खासियत है, वो बैठना नहीं पसंद करते, वो कुछ ना कुछ करते रहना पसंद करते हैं। दे कैन ड्रेस देमसेल्फ, ईट एंड डिफेकेट ऑन देयर ऑन, कि क्या करते हैं, वे स्वयं कपड़े पहनते हैं, खाना खा सकते हैं और सोच भी जाते हैं। ठीक है, इस स्तर पे धीरे धीरे हम देखते हैं ना, 3 से लेकर 8 ईयर का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चों को खाना उनके पेरेंट्स खिलाते हैं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे बच्चे खुद से खाना सीखते हैं, खुद से अपने कपड़े पहनना सीखते हैं, खुद से टॉयलेट अपना जाना धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। 8 साल की उम्र तक धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चा करना सीख जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग सोशल स्किल, वे सामाजिक कौशल विकसित करना शुरू कर देते हैं। क्यों, जब 3 ईयर के एज में जब बच्चा प्री स्कूल में जाता है, तो धीरे धीरे एक क्लास में और भी बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे साथ मिलकर खेलना, साथ मिलकर खेलना कूदना पढ़ना सारी चीजें शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उनकी जो सोशल स्किल है ना वो डेवलप होने लगती है, और देयर वोकेबलरी डेवलप एज दे कम इनटू द सोशल इंटरेक्शन, की सामाजिक संपर्क में आने से उनकी जो शब्दावली है वो भी विकसित होने लगती है, उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो डेवलप होने लगती है। धीरे धीरे वो बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह की चीजें धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रंस रीजनिंग एबिलिटीज आर वीक, कि इस अवधि में के दौरान देखिए बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी ज्यादा तर्क वितर्क की क्षमता उनमें नहीं होती। जो उनके मन में आता है, आपस में एक दूसरे से जो देखते हैं उसके बारे में ही बात करते हैं, इतना तर्क वितर्क नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा बच्चों की समझ अभी नहीं होती। दे टेंड टू बिलीव व्हाट देयर टीचर्स से, कि उनमें एक चीज और खासियत आप सबको पता होगी कि जो टीचर ने कह दिया वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो उनको अपनी टीचर्स की बात का बहुत भरोसा होता है, तो उनमें अपने शिक्षकों की बातों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति होती है। अक्सर आपके घर में भी अगर बच्चे इस ग्रुप में होंगे, तो हाँ, क्लास में जो टीचर ने बोल दिया वो वही सही है, उसके अलावा और कोई चीज सही नहीं है।
दे स्टार्ट अडेप्टिंग टू देयर कल्चर। धीरे धीरे वो जिस कल्चर में रहते हैं, वहाँ की जो भाषा है, खान पीन है, बोलने का तरीका है, इस तरह से बच्चे धीरे धीरे उसमें ढलना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं। उनका सोशलाइजेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ऑन व्यू पॉइंट, कि वे अपने दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, बच्चे अपनी बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे आर लेस कॉन्शियस अबाउट डाइट, की इस अवधि के दौरान हम देखते हैं कि आहार के प्रति इतने ज्यादा सचेत नहीं होते। ठीक है, कुछ भी खा लेते हैं, कितना भी खा लेते हैं। तो खाने को लेकर जैसे हम बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, बच्चे इतने ज्यादा नहीं होते। दे डिपेंड मेनली ऑन देयर पेरेंट्स फॉर फूड, कि वो भोजन के लिए, इस तरह पे हम देखते हैं कि बेशक से बच्चा अपने आप खाना खा ले, लेकिन फिर भी खाने के लिए वो अपने मम्मी पापा पर निर्भर करते हैं। तो ये बच्चों की इस स्तर पे हम देखते हैं नेचर होता है। और करिकुलम की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ पोएम, स्टोरीज, गेम्स, एक्सप्लोरेशन एंड एक्टिविटीज इन द करिकुलम की, इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो जो करिकुलम है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कविताएं होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, खेल होने चाहिए, खोज होनी चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ टू गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन द फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द करिकुलम, की करिकुलम में ये सारी चीज होनी चाहिए। जो भी एक्टिविटी कराई जाए, जो भी खेल खिलाए जाए, जो भी कविताएं हो, ठीक है, जो भी एक्सप्लोरेशन, जो भी इनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो इस चीज को ध्यान में रख के दी जाए कि उनका जो चाहे शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, नैतिक है, सांस्कृतिक विकास बच्चों का हो। और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, की स्वयं, परिवार और विद्यालय के माहौल के बारे में जागरूकता करना है। हम स्वयं की बात करें तो भाई डेली आपको ब्रश करना है, डेली आपको नहाना है, आपको बिल्कुल साफ सुथरा रहना है, आपको अच्छा खाना खाना है, आपको परिवार में आपको सबसे अच्छे से बात करना है। और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, वो जिस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट है, जिस तरह का डिसिप्लिन है, उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो इसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है इस लेवल पे, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। और इसके अलावा थ्रू द करिकुलम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू डेवलप पब्लिक क्लीनलीनेस, ह्यूमन सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन चिल्ड्रन, की ये सारी चीजें, चाहे हम स्वच्छता की बात करते हैं, मानवीय संवेदना की बात करते हैं, अच्छे व्यवहार की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो करिकुलम के थ्रू ये सारी चीजें डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा टू डेवलप लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की भाषा ज्ञान, क्योंकि इस स्तर पे जब बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे, चाहे हम अलग अलग अक्षर की बात करें, शब्द की बात करें, हम नंबर्स की बात करें, तो ये चीज़ बच्चों को धीरे धीरे सिखाई जाने शुरू किया जाता है। तो इस स्तर पे इन चीज़ों पर भी करिकुलम में ये चीज़ें भी डाली जाती हैं। तो लैंग्वेज की बात करते हैं, न्यूमेरिकल नॉलेज की बात करते हैं, ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे खेल खेल में, चाहे पजल्स के थ्रू। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती है। डेवलपमेंट ऑफ कन्वर्जेशन एंड लिसनिंग स्किल, की बातचीत और सुनने के कौशल वे विकसित किए जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपस में काम करते हैं, तो बच्चों का जो डेली का एक्सपीरियंस है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि बच्चे में आपस में जो एक कन्वर्जेशन है, ठीक है, उसको डेवलप किया जाता है। और इस चीज़ का भी कोशिश किया जाता है कि बच्चे ठीक से सुने और सुनकर अपने उत्तर को दें। इसके अलावा अडेप्टेशन टू देयर सराउंडिंग, अपने परिवेश के लिए अनुकूल बनाना, डेवलपिंग एन एंथुसिज्म वो लर्निंग, सीखने के लिए उत्साह विकसित करना। और इसके लिए क्या क्या किया जाता है, चाहे खेल कूद है, चाहे अलग अलग गेम्स हैं, ये सारी चीज़ें कराई जाती है। फोस्टरिंग सोशल स्किल, जब बच्चे ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी जो सोशल स्किल है वो डेवलप होती है। और यहाँ पर इंस्टिलिंग टीम शेयरिंग एटीट्यूड, की टीम को स्थापित करना, बच्चे अलग अलग ग्रुप में काम करते हैं, और शेयरिंग एटीट्यूड, की जो भी है एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का शेयर करके काम करना है। ठीक है, फूड की हम बात करें, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ की बात करें, साथ मिलकर आपको जो एक्टिविटीज़ है करनी है, आप यहाँ पर शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाई जाती है। और प्रमोट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, की बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे, चाहे हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, मतलब इस तरह का करिकुलम होना चाहिए जहाँ पर बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ इसमें होनी चाहिए। और अगर हम नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं, कि इस
स्टेज पर किस तरह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दी जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज इन द क्लासरूम एंड इन्वॉल्विंग ऑल चिल्ड्रन, की क्लास में अलग अलग एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइज की जाए बच्चों के लेवल के हिसाब से, तो बच्चों को उसमें शामिल किया जाए, बच्चों को उसमें इंक्लूड किया जाए। इसके साथ साथ बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मेक क्राफ्ट, सोल्व पजल्स, डू क्ले मॉडलिंग। तो चाहे शिल्प बनाने की बात है, अपने हाथ से अलग अलग जो आकृति बनाना है, काफी सारे पजल्स भी आजकल तो आते हैं, ठीक है। पहेलियां की हम बात करते हैं, मिट्टी से अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, आकृतियां हैं, वो बनाना। और बच्चों को पिकनिक पे ले जाना, पार्क में ले जाना, और वहाँ पे बच्चे पेड़ देखेंगे, घास देखेंगे, फ्लावर्स देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा जोर देना, ताकि बच्चा देख के चीज़ों को सीखे। ट्री क्या है, प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इस तरह का एक्सपीरियंस देना। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए क्षेत्र भ्रमण का धीरे धीरे आयोजन करना, और अलग अलग जगह पे बच्चों को घुमाना, दिखाना, ताकि बच्चे खुद से चीज़ों को देखें और देखकर सीखें। इसके अलावा मेकिंग चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम, बच्चों को अलग अलग तरीके का गेम खिलाना। टीचिंग चिल्ड्रन टू प्लांट सीड्स और फ्लावर्स, की बच्चों को दिखाना कि किस तरह से सीड्स लगाए जाते हैं, किस तरह से जो फ्लावर हैं, जो प्लांट हैं, ये उगते हैं, इस चीज़ को दिखाना, करके दिखाना। इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन प्लानिंग, की योजना बनाने में बच्चों को शामिल करना, कि छोटे स्तर पे खेल कूद से रिलेटेड अगर बच्चों के लिए कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, कोई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो उसमें बच्चों को भी धीरे धीरे शामिल करना। और कलरिंग गेम्स हैं, रंग भरने का खेल है, छोटे बच्चे करते हैं, रोल प्ले एंड ड्रामा। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ इसके थ्रू बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है, उनको बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट लोअर प्राइमरी स्टेज। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि लोअर प्राइमरी स्टेज क्या है। प्राइमरी स्टेज तो हमें पता है, लेकिन लोअर प्राइमरी स्टेज क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोअर प्राइमरी स्टेज क्या है, और इस स्टेज पर किस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए, हम उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम लोअर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं ना, तो हम एनपी 2020 की बात करते हैं, जिसमें स्कूल एजुकेशन जो है उसको 4 स्टेजेस में बांटा गया है, 5+3+3+4। तो इससे पहले की वीडियो में जो स्टार्टिंग का जो 5 ईयर है, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जिसका आप एज कह सकते हो 3 to 8 ईयर, जिसमें स्टार्टिंग के जो 3 ईयर है, 3 to 6 ईयर जो है, वो आप कह सकते हो प्री स्कूल, ठीक है, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका। और उसके बाद 6 to अगर हम 8 की बात करें, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो उसके बाद जो स्टार्ट होता है, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, और इस स्टेज को कहते हैं लोअर प्राइमरी स्टेज। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोअर प्राइमरी स्टेज की, द लोअर प्राइमरी स्टेज में ऑल्सो बी कॉल्ड द प्रिपरेटरी स्टेज। और इसमें कौन सी क्लासेस आती हैं, 3 to 5, कि 3 to 5, क्लास 3, 4, 5 जो क्लासेस हैं, उसको हम लोअर प्राइमरी स्टेज कहते हैं। और उसके बाद जब क्लास 6, 7, 8 आता है ना, तो उसको हम अपर प्राइमरी कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 3 to 5। और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। और इसमें एज ग्रुप क्या होता है बच्चों का, 8 to 11 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम लोअर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं, तो लोअर प्राइमरी स्टेज का मतलब है क्लास 3 से लेकर 5। और इस क्लासेस में किस एज के बच्चे आते हैं, इस ग्रुप के 8 years to 11 ईयर। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 3 ईयर होता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट लोअर प्राइमरी स्टेज की। इस स्टेज पर बच्चों का क्या नेचर होता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देयर सोशलाइजेशन बिगिंस, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है ना, और धीरे धीरे क्लास 1, 2, 3 जाता है, तो उसका समाज से चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, अपने घर के साथ साथ अपने नेबरहुड में क्या हो रहा है, आस पड़ोस में जो लोग हैं, स्कूल में जाता है, वहाँ पर अपने टीचर से, अपने क्लासमेट्स से, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगता है। तो धीरे धीरे उसका सोशलाइजेशन और तेजी से होने लगता है। द एनवायरमेंट स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों के व्यक्तित्व पर उनकी वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब बच्चा पैदा होता है, तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर तक
उस पर उसके जो पेरेंट्स है उनका प्रभाव काफी पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, तो धीरे धीरे उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, चाहे घर के आसपास का एनवायरनमेंट है, जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है वहाँ का एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, तो धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट है आसपास का उसका प्रभाव बच्चे पर काफी पड़ने लगता है, उसके व्यक्तित्व पर पड़ने लगता है। सोशल स्किल स्टार्ट डेवलपिंग इन देम, और धीरे धीरे जब बच्चे का समाज से कांटेक्ट होने लगता है, चाहे क्लास के बच्चे हैं, चाहे सोसाइटी के लोग हैं, चाहे स्कूल में बाकी बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो धीरे धीरे जब उसका सोशल कांटेक्ट होने लगता है तो उसकी जो सोशल स्किल होती है वो डेवलप होने लगती है। एट दिस स्टेज देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट, और इस स्टेज की बात करते हैं तो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मतलब देखिए, जब हम क्लास 3 to 5 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बच्चा पढ़ना सीख जाता है, ठीक है, लिखना भी बच्चों को आ जाता है। तो इस स्टेज पर बच्चा लिखने लगता है, ठीक है, सही तरीके से बोलने का प्रयास करने लगता है, ध्यान से सुनता है। तो लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सारी चीज जो एक बेसिक जो हम लैंग्वेज की बात करते हैं ना, बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है। बच्चा लिखना सीख जाता है, बच्चा पढ़ना सीख जाता है, बच्चा अपने विचारों को बोलने लगता है, ठीक है, बच्चा दूसरों की बातों को सुनकर उसको समझने लगता है। तो यहाँ पर एट दिस स्टेज देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट की, इस स्तर पर उनका भाषाई विकास होने लगता है। और द चिल्ड्रन स्टार्ट डेवलपिंग द एबिलिटी टू रीजन, कि बच्चों में तर्क वितर्क की क्षमता धीरे धीरे इस स्टेज पे हम देखते हैं डेवलप होने लगती है। दे आर स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड ऑफ देयर टीचर, कि इस स्टेज पे भी हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर उनके टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दे गिव इम्पोर्टेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। और जब हम इससे पहले फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे थे ना, प्री प्राइमरी स्टेज की जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि बच्चे अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो दे गिव इम्पोर्टेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ अदर, कि वो दूसरे के विचारों को भी महत्व देने लगते हैं। और इस स्टेज पर बच्चे अपना काम धीरे धीरे खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद से अपना होमवर्क करने लगते हैं, खुद से अपना खाना लेके खाने लगते हैं, खुद से पानी पीते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि स्टेज पर बच्चे धीरे धीरे अपना काम खुद से करना सीखने लगते हैं। फिर करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन बिगिन एट दिस स्टेज, कि इससे पहले की जो एजुकेशन है, ठीक है, चाहे हम केजी नर्सरी की बात करें या क्लास 1 2 की बात करें, तो वो एजुकेशन थी टोटली एक्टिविटी बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन जब बच्चा थर्ड क्लास में आता है, लोअर प्राइमरी स्टेज की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू बुक्स, की बच्चों को पुस्तकों से परिचित करवाया जाता है। तो देखिए, ये जो भी हम आंसर बात कर रहे हैं, जो भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये एनपी 2020 के अकॉर्डिंग है, उसमें सारी चीज़ बताई गई हैं, ठीक है। द करिकुलम एट दिस लेवल मेनली इंक्लूड्स ईवीएस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इस स्तर पर हम देखते हैं बच्चे का ईवीएस जो है, ठीक है, ईवीएस मतलब बच्चे अपने आसपास को इस सब्जेक्ट के माध्यम से अच्छे से जानते हैं, अच्छे से सीखते हैं। फिर मैथमेटिक्स हो गई, और उसके अलावा लैंग्वेज की बात करते हैं, और आर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सारा सीसीए में ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस स्टेज पर बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स आ जाए, बेसिक लैंग्वेज आ जाए, बच्चा अपने आसपास को अच्छे से जान सके, समझ सके। और एट दिस लेवल स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू मदर टंग, की इस स्तर पर मातृभाषा पर विशेष जोर दिया जाता है। और एट दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द जनरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। जनरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज मतलब हम, मैं जैसे आपको बताया है, रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है, तो ये सारा है जनरल फॉर्म की, पढ़ना, लिखना, बोलना, ध्यान से सुनना। द करिकुलम एट दिस स्टेज फोकसेस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और करिकुलम जो है ना, आप कोई भी बुक ईवीएस की निकालो, आप मैथ की, आप देखो इस स्टेज पर थर्ड 4th 5th क्लास की जो बुक है, तो जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे ना, स्टार्टिंग में ही एक्टिविटी दी है कि बच्चों को ये चैप्टर आप पढ़ाओ, लेकिन इस चैप्टर में क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हो। ईवीएस की बात करें तो आप क्या क्या प्रयोग करवा सकते हैं बच्चों को। मैथ्स की बात करें तो आप मैथ्स को किस तरह से गेम के थ्रू, लैंग्वेज को किस तरह से अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो, बच्चों को बता सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। और
एम्फेसिस इज लेड बाय ऑन प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना। चाहे हम ईवीएस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, मैथ्स की बात करें, ये सारी चीज़ें बच्चों को खेल खेल में सिखाई जाए, बच्चों को डिस्कवरी के थ्रू सिखाई जाए, बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें सिखाई जाए, और क्लास में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए जब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए बच्चों को, कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करें, उनका विचार विमर्श हो एक दूसरे के साथ। जो सेशन हो, इंटरेक्टिव सेशन हो, बच्चे क्लास में एक दूसरे से बात करें, टॉपिक के बारे में टीचर से बात करें, अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें। और द फोकस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जनरल मैथ, सामान्य गणित के विकास पर ध्यान दिया जाता है। जब हम देखिए बेसिक, जब मैथ्स की हम बात करते हैं ना, तो मतलब क्या होता है कि बच्चा प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को इस स्तर पर आ जाए। लेकिन उनको सिखाना कैसे है? एक्टिविटी के थ्रू सिखाना है, खेल के थ्रू सिखाना है, डिस्कवरी के थ्रू सिखाना है। एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों के समग्र विकास पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। ईवीएस किस लिए पढ़ाया जा रहा है? ताकि बच्चे अपने आसपास की जो उसकी सराउंडिंग है उसके प्रति बच्चा ज़्यादा अवेयर हो सके। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक क्लीनलीनेस, ह्यूमन सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, म्यूचुअल कोऑपरेशन आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम, की ये सारी चीज़ें करिकुलम का पार्ट होते हैं। तो यहाँ तक तो करिकुलम के बारे में आपको पता चल गया। अब आता है कि इस करिकुलम को, अलग अलग जो सब्जेक्ट है, ईवीएस है, मैथ्स है, लैंग्वेज है, इसको किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू रियल ऑब्जेक्ट, कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वो रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को वास्तविक वस्तुओं के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। अलग अलग आपको कलर के बारे में बताना है, बच्चों को फ्रूट्स के बारे में बताना है, तो उनको फ्रूट्स आप दिखा सकते हैं। ठीक है। अलग अलग फ्लावर्स के बारे में पढ़ाना है, अलग अलग ट्रीज के बारे में दिखाना है, तो स्कूल में जो ट्रीज हैं आप स्कूल में भी बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये कौन सा ट्री है। ठीक है। अलग अलग आप कलर दिखा सकते हैं कि ये कौन सा कलर है। तो आप रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों को, चाहे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ट्रीज हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, आप वो बच्चों को उनके बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। इसके अलावा यूजिंग वीडियोस एंड फोटोज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की अब बच्चों को, बच्चे चीज़ों को सही से जाने, सही से समझे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हो, आप फोटोज दिखा सकते हो, आप दिखा सकते हो बच्चों को कि किस तरह से वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है। अलग अलग एनिमल्स के बारे में दिखा सकते हो, अलग अलग फ्लावर्स के बारे में दिखा सकते हो, ओशन कैसा होता है, पहाड़ कैसे होते हैं, बर्फ कैसे पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को वीडियोस और फोटोज के थ्रू आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर भी बच्चों को इस तरह का रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल सकता है। मेकिंग चिल्ड्रन सॉल्व वेरियस पजल्स, की अलग अलग पजल्स होते हैं, जैसे हम चाहे लैंग्वेज की बात करते हैं, हम चाहे मैथ्स की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग पजल्स होते हैं। तो बच्चों को उस तरह के पजल से भी बच्चों को उसको सॉल्व करना सिखा सकते हैं। वहाँ पर बच्चों की अपनी लर्निंग होगी, खुद से करेंगे, खुद से चीज़ों को सीखेंगे। प्लस टीचिंग थ्रू रियल एग्जाम्पल्स, की बच्चों को वास्तविक उदाहरण के माध्यम से सिखाना। आप बच्चों को पोल्यूशन के बारे में आप पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हो। ठीक है। आप बच्चों को ग्रीनरी के बारे में पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हो। तो जो भी चीज़ें पढ़ाओ, बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल आप दो, और बच्चों से भी पूछो उसके बारे में, बच्चों का क्या एक्सपीरियंस है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो ताकि बच्चा खुद से सोच कर एग्जाम्पल दे। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है। इसके अलावा टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट थ्रू एक्टिविटीज़, के अलग अलग विषय, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे हम ईवीएस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, अलग अलग सब्जेक्ट उसको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाओ, खेल खेल में पढ़ाओ, रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ाओ, वीडियोस के थ्रू पढ़ाओ। तो इस तरह से बच्चों को एक्सप्रेशन लर्निंग दी जा सकती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए फील्ड ट्रिप हो गया, ठीक है, बच्चों के लिए पिकनिक हो गया, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाए। रोल प्ले एंड ड्रामा, कि क्लास में नुक्कड़ नाटक, ड्रामा, रोल प्ले, बच्चों के लेवल के हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, की कोई भी टॉपिक जिस पर बात हो रही है, तो क्लास में इस तरह से बच्चों को अवसर दो कि उसके बारे में बच्चे अपने जो उनके विचार है, अपना जो एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के साथ उसको शेयर करें। इसके अलावा गिविंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग थिंग देमसेल्फ, कि बच्चों को स्वयं से करके सीखने का अवसर। मान लो ईवीएस में आप अलग अलग प्रयोग करवा रहे हो, आप बच्चों को पजल सॉल्व करना सिखा रहे हो, तो बच्चों को खुद से दो, बच्चा खुद से करेगा, सीखेगा। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ देखना, बच्चों की एक तरह से हेल्प करना अगर उनको कोई दिक्कत हो। तो इस तरह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा खुद से करेगा, खुद से चीज़ेगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, और अपने एक्सपीरियंस से बच्चा और अच्छी से चीज़ों को जान सकता है, समझ सकता है। तो इस
इस वीडियो में हमने लोअर प्राइमरी स्टेज की बात की, स्टेज होता क्या है और इस स्टेज पर बच्चों को किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक कौन सा है? नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट अपर प्राइमरी स्टेज, की उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुभव जन्य अधिगम की प्रकृति। तो सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि अपर प्राइमरी स्टेज क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने प्री प्राइमरी स्टेज की बात की, हमने लोअर प्राइमरी स्टेज की बात की। अब इस वीडियो में क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, अपर प्राइमरी स्टेज क्या होता है और इस स्टेज पर बच्चों को किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। इस स्टेज में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स की पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम अपर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं ना, तो एनईपी 2020 में स्कूल एजुकेशन को 4 अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो उसमें जब हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं, अपर प्राइमरी स्टेज को एनईपी 2020 में मिडिल स्टेज कहा गया है। और इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? इसमें क्लास 6, 7, 8 आता है। टोटल ड्यूरेशन क्या होता है मिडिल स्टेज का, अपर प्राइमरी स्टेज का? 3 ईयर। और इसमें किस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? 11 to 14 एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर आते हैं। द फोकस वुड बी ऑन द क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड नॉट ऑन लर्निंग बाय रोड। कि इस अगर चरण की बात करते हैं, स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टेज का? कि बच्चों को खुद से करके सिखाया जाए, ना कि बच्चा रट कर चीजों को सीखे। तो यहाँ पर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इस काबिल बनाए, बच्चों को इस लायक बनाए, बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दे जाकि बच्चा खुद से चीजों को करे, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, बच्चा लर्निंग में पार्टिसिपेट करे, ना कि यहाँ पर बच्चों को रट कर चीजों को सिखाना। तो यहाँ पे टीचर का काम सिखाना नहीं, बल्कि टीचर का काम इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना जहां पे बच्चा खुद से चीजें करके सीखे। और द फोकस विल बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। तो देखिए, जब हम लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज स्किल 4 लैंग्वेज स्किल होती है: रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग। तो हिंदी में इसको हम कहते हैं कि बच्चा ठीक से सुने, ठीक से पढ़े, ठीक से बोले और ठीक से लिखे। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये 4 लैंग्वेज स्किल पर ज्यादा फोकस किया गया कि बच्चों को इस काबिल बनाया जाए, इस लायक बनाया जाए, ताकि बच्चे अपने विचारों को बोल सके, ठीक है, उसको लिख सके। अगर कोई भी बुक्स है, न्यूज़पेपर है, उसको सही से बच्चा अच्छे तरीके से उसको पढ़ सके। तो इस तरह से बच्चों की जो 4 लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप करना। चिल्ड्रन विल बी गिवन फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, की बच्चों को शारीरिक शिक्षा और कला शिक्षा भी दी जाए। इसके अलावा चिल्ड्रन विल बी टॉट कंप्यूटर कोडिंग, की बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाए। और चाहे हम साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे क्लास 5 तक, ठीक है, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको ईवीएस पढ़ाई जाती थी। तो ईवीएस की जगह अगर हम अपर प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस आ जाते हैं। तो इस स्टेज की अगर हम बात करते हैं, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ये जो सब्जेक्ट है बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। और अगर हम नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट अपर प्राइमरी स्टेज की बात करें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की क्या प्रकृति होती है, तो देखिए, जब बच्चा धीरे धीरे 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो इस स्टेज पर हम बच्चे देखते हैं धीरे धीरे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, एडोलेसेंस में बच्चे प्रवेश करते हैं। उनकी जो हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, तो उनके सोचने समझने के तरीके में भी बच्चों के काफी बदलाव आता है। इस अगर इस ग्रुप में आप देखेंगे तो बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स से, चाहे हम टीचर्स की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। उन बच्चों को ज्यादा फ्रीडम पसंद होती है, उनको ज्यादा रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं होती, बच्चे फ्री रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे एडोलेसेंस पीरियड में या धीरे धीरे बच्चे प्रवेश करते हैं
और अर्ली एडोलेसेंस ऑफन इन्वॉल्व्स रैपिड ग्रोथ, की शुरुआती किशोरावस्था में अक्सर तेजी से विकास होने लगता है, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। बच्चे के सोचने समझने के तरीके में काफी बदलाव हमें देखने को मिलता है। देयर एबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग एंड रिमेम्बरिंग इंक्रीज, की सोचने, सीखने, तर्क करने और याद रखने की जो बच्चे की क्षमताएं हैं उसमें ज्यादा वृद्धि होती है। और यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टीम की हम बात करते हैं ना, आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो ये बच्चों में काफी ज्यादा होता है। शुरुआती किशोर आत्मसम्मान के प्रति, सेल्फ स्टीम के प्रति ज्यादा सचेत होते हैं। तो इस एज में भी अगर हम देखते हैं कि अगर बच्चों को कुछ बोल दिया जाए, उनको कुछ कह दिया जाए, तो बच्चे सीधा उसको अपने दिल पर, दिमाग पे बच्चे ले लेते हैं। और कई बार देखते हैं कि इस एज में आते आते बच्चे गलत फैसले भी ले लेते हैं, गलत काम भी बच्चे करने लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की जो सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान है, बहुत बच्चों के लिए मूल्यवान यहाँ पर होता है। दे एस्पायर मोर टू देयर इंडिपेंडेंस, कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक आकांक्षा रखते हैं। उनको अपने पेरेंट्स या टीचर्स की देखें ज़्यादा रोक टोक इस एज में आते आते उनको पसंद नहीं होती। दे डू नॉट फुली एक्सेप्ट द मोरल जजमेंट ऑफ अडल्ट, कि वे वयस्कों के नैतिक निर्णय को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। दे मूव टुवर्ड डेवलपिंग देयर ऑन पर्सनल वैल्यू, कि बच्चे उनके अपने पर्सनल वैल्यू होते हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो बच्चे जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो उनको वो करना ज्यादा पसंद होता है, ना कि किसी की रोक टोक ज्यादा पसंद होती है। इस एज में हम देखते हैं उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उनका धीरे धीरे हम देखते हैं बच्चों का फ्रेंड सर्कल ज्यादा बढ़ता है, उनके फ्रेंड्स का बच्चों के पीयर जो इफेक्ट होता है ना बच्चों पर ज्यादा पड़ता है। अगर इस एज में हम देखते हैं कि बच्चों को अगर अच्छे दोस्त मिले तो बच्चे अच्छे रास्ते पर जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को अच्छे दोस्त ना मिले, गलत दोस्त मिले, तो बच्चों की आदतें भी खराब हो सकती हैं। और करिकुलम की बात करें तो इस स्टेज पर बच्चों को मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, वोकेशनल स्किल, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट अपर प्राइमरी स्टेज की, इस स्टेज पर बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो टीचिंग चिल्ड्रन थ्रू रियल ऑब्जेक्ट, की वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। चाहे बच्चों को आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो अलग अलग जो शेप्स होते हैं, ठीक है, आप अलग अलग क्लास में जो, चाहे हम कोइन की बात करें, चाहे हम रोटी की बात करें, वो भी बिल्कुल सर्कल होता है। तो क्लास में, ठीक है, चाहे आप बोर्ड की बात करो, ठीक है, तो बिल्कुल हम देखते हैं रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रियल ऑब्जेक्ट हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हो, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको दिखाकर बच्चों को पढ़ाना, ताकि बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, आप साइंस पढ़ा रहे हो, तो आप वीडियोस एंड फोटोज को भी ज़्यादा यूज कर सकते हो बच्चों को सिखाने के लिए, बताने के लिए। अब मान लो बच्चों को वोल्केनो पढ़ाना है, तो आप उनको वोल्केनो के लिए एक बहुत अच्छा एक तरीका क्या है कि आप बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हो, ठीक है, किस तरह से वोल्केनो निकलता है। तो इस तरह से भी बच्चों को रियल जो एक्सपीरियंस है बच्चों को दी जा सकती है। टीचिंग थ्रू रियल एग्जांपल्स, की वास्तविक उदाहरणों को माध्यम से सीखना, कि बच्चे के जो जो उदाहरण है बच्चे के रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप फॉर चिल्ड्रन, की बच्चों के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, अलग अलग जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पर बच्चों को ले जाना, साइंस सेंटर होते हैं, सोशल साइंस सेंटर होते हैं, वहाँ पर बच्चों को ले जाना, चीज़ों को दिखाना, समझाना। इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, के अलग अलग टॉपिक पे विचार विमर्श, जहाँ पे बच्चे अपनी जो किसी भी टॉपिक के बारे में उनकी जो राय है, उनका जो एक्सपीरियंस है, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। गिविंग चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्फ, कि बच्चों को स्वयं से करके सीखने के अवसर देना। अक्सर देखते हैं ना कि धीरे धीरे साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, तो अक्सर बच्चों को साइंस लैब में ले जाकर चीज़ों को दिखाना, चीज़ों को बताना, तो और बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चे खुद से चीजें करके सीखें। लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट, की बच्चे प्रयोग करें और प्रयोग के माध्यम से बच्चे सीखें। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे देखते हैं जो साइंस लैब है, सोशल साइंस लैब है, मैथ्स लैब है, उनका ज्यादा यूज यहाँ पर हो सकता है बच्चों को सिखाने के लिए। इसके अलावा अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो टीचर कैन प्रोवाइड कंक्रीट एक्सपीरियंस ऑफ शेप एंड लाइंस इन मैथ सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक हो सकता है, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज हो सकती है, शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड आर्ट इंटीग्रेशन।
कि अब मैथ्स को है कि आर्ट को इंटीग्रेट करके, जैसे हम देखते हैं ना मैथ्स में अलग अलग शेप्स होते हैं, तो आर्ट यहाँ पर आर्ट काफ़ी काम आता है। ठीक है, आर्ट्स की हेल्प से बच्चों को अलग अलग अच्छे डायग्राम बनाकर चीज़ों को सिखाई जा सकती है, समझाई जा सकती है। शिक्षक गणित विषय में लकड़ियों की छड़ियाँ, ठीक है, उससे अलग अलग शेप बना सकते हैं। पेपर फोल्डिंग जो गतिविधि होती है, विभिन्न वस्तुओं के आकार और कला एकीकरण की मदद से अलग अलग जो आकृतियां हैं, अलग जग जो रेखाएं हैं, उसके बारे में बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और साइंस की बात करते हैं हम, तो स्टूडेंट कैन बी शो एनिमेटेड वीडियोस, चार्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है वीडियोस दिखाकर, ऑब्जेक्ट दिखाकर, मॉडल्स दिखाकर बच्चों को चीज़ें समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। और इस तरह से सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, चाहे हम वीडियोस की बात करें, चार्ट्स की बात करें, रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, मॉडल की बात करें, फील्ड ट्रिप्स की बात करें, स्ट्रीट प्ले की बात करें, डिस्कशन की बात करें, इंक्वायरी की बात करते हैं, डिबेट्स की बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो फॉर द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दे कैन बी गिवन टू अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, राइट, रीड एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस एंड लिसन टू द थॉट्स ऑफ अदर। कि अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना, चाहे लिख कर चाहे बोलकर, और सही तरीके से पढ़ना, ठीक है, दूसरे के विचारों को ध्यान से सुनना। तो इस तरह से बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल है उसको डेवलप करना। इसके अलावा प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड हियर स्टोरी, कि उन्हें कहानी सुनने और सुनाने के लिए का अवसर प्रदान करना। ठीक है, सुनने और यहाँ पे सुनाना, कि बच्चा जो स्टोरी है उसको दूसरों को सुनाए, और दूसरों की जो कहानियां हैं टीचर सुना रहे हैं और बच्चे सुना रहे हैं उसको ध्यान से सुने। राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑन वेरियस सिचुएशन एंड इवेंट, की विभिन्न स्थितियों, अक्सर देखते हैं ना कि स्टेज में बच्चों को अलग अलग सिचुएशन दे दी जाती है। अगर आप मेले में जा रहे हो, आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो, तो आप उसके बारे में लिखो। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑन वेरियस सिचुएशन एंड इवेंट्स, की विभिन्न स्थितियों और घटनाओं के बारे में लिखना और बोलना। डिस्क्राइब द प्लेसेस विजिटेड, की घूमी गई जगहों के बारे में वर्णन करना। आप किसी म्यूजियम में गए, ठीक है, आप किसी पार्क में गए, तो आप गांव में गए, आप पहाड़ों में गए, तो वहां पर आपने जाके जो चीजें देखी आप उसका वर्णन करो। और अलग अलग टॉपिक है, वहां पे डिस्कशन है, वाद विवाद है, तो वो सारी चीजें इस तरह से बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज की जो स्किल है उसको डेवलप की जा सकती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट सेकेंडरी स्टेज, हिंदी में क्या कहेंगे, माध्यमिक स्तर पर अनुभवजन्य अधिगम की प्रकृति। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि सेकेंडरी स्टेज होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंडरी स्टेज पर जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू किस तरह से पढ़ा सकते हैं, किस तरह से समझा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं सेकेंडरी स्टेज के बारे में। तो देखिए, एनईपी 2020 के आने से पहले जब हम सेकेंडरी स्टेज की बात करते थे ना, तो उसका मतलब था क्लास 9th और 10th से, और 11th 12th को हम कहते थे सीनियर सेकेंडरी। लेकिन एनईपी 2020 के आने के बाद से क्लास 9 से लेकर 12th जो ये लेवल है इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज। तो इट इंक्लूड्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12, कि इसमें क्लास 9 से लेकर और 12 तक विद्यालय शिक्षा शामिल है। तो सेकेंडरी स्टेज का ड्यूरेशन अब क्या हो गया, 4 ईयर का हो गया। और एज ग्रुप क्या हो गया, 14 to 18 ईयर का एज ग्रुप हो गया इस स्टेज पर। दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 इन 2 phases, कि यहाँ पर 4 ईयर का ये जो टाइम है इसको 2 phases में कवर किया जा रहा है। पहला फेज होगा क्लास 9 to 10, ठीक है, 2 ईयर का ही फेज होगा। और दूसरा फेज होगा क्लास 11 to 12, ये भी 2 ईयर का फेज होगा। और जब हम 11 12 की बात करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आप सबको पता है कि आप सब जब 10th पास करते थे, उसके बाद 11th में जाते थे, तो आपको या तो आर्ट्स लेनी पड़ती थी, या कॉमर्स लेनी पड़ती थी, या साइंस लेनी पड़ती थी। हर स्ट्रीम का अपना एक
सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन हुआ करता था। लेकिन अब जब एनईपी 2020 आ गया है तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब क्या है, अब आप आर्ट्स के साथ कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ साइंस ले सकते हैं, साइंस के साथ आप आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात की गई है, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी स्टूडेंट विल बी एबल टू चूज एंड स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस की। अब बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर उसको पढ़ सकते हैं। आपको हिस्ट्री के साथ अगर साइंस पढ़ना है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। यह स्तर एक बार फिर मानसिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सोच और अनुकूलन क्षमता पर जोर देगा। दिस लेवल विल एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग एंड अडेप्टेबिलिटी इन द मेंटल प्रोसेस वंस मोर। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं, तो बच्चों को इस तरह से सिखाना है, इस तरह से समझाना है कि बच्चे खुद से करके सीखें, अपने दिमाग को यूज करें, सोचें, समझें और अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करे। तो यहाँ पर मेंटल प्रोसेस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है स्टेज पर। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज की, माध्यमिक स्तर पर बच्चों की प्रकृति क्या होती है, तो जब हम 14 टू 18 ईयर्स की बात करते हैं ना, तो ये कौन सा टाइम है? ये प्यूबर्टी का टाइम है, ये एडोलेसेंस का टाइम है। चेंजेस रिलेटेड टू प्यूबर्टी कंटिन्यू ड्यूरिंग द मिडिल एडोलेसेंस पीरियड की, यौवन से संबंधित परिवर्तन मध्य किशोरावस्था अवधि के दौरान जारी रहते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं और साथ ही साथ मेंटल चेंजेस भी काफी सारे आते हैं। कौन कौन से आते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। इस आयु वर्ग के किशोर अधिक दार्शनिक और भविष्यवादी चिंताओं में अपनी सोच को बढ़ाते हैं। तो इस लेवल पे हम देखते हैं हमें सोचने समझने तर्क करने की काफी क्षमता धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हम काफी दार्शनिक हो जाते हैं, अपने बारे में, देश दुनिया के बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत बड़ी और एक कॉमन प्रॉब्लम होती है फ्यूचर की, कि फ्यूचर में अब क्या करेंगे, हमें आगे जो भी हमारा एम है उसको हम कैसे पाएंगे। तो बच्चे इस चीज को भी लेकर काफी हमेशा तनाव में रहते हैं कि भविष्य में क्या करेंगे, इस चीज को सोच के भी बच्चे चिंतित रहते हैं। और एक बहुत बड़ा जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, दे प्लेस मोर फेथ इन द पीयर ग्रुप देन इन देयर फैमिली, कि धीरे धीरे बच्चे अपने फैमिली से दूर होने लगते हैं। ठीक है, और उनका ज्यादा जो ट्रस्ट होता है, ज्यादा विश्वास होता है अपने पीयर ग्रुप में होता है। आप सब भी इस एज से जब आप गुजरे होंगे तो आप खुद अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए। धीरे धीरे जब हम 11 12 13 14 बड़े होने लगते हैं तो हमारा ज्यादातर जो टाइम है अपने फ्रेंड्स के साथ हमारा बीतता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रस्ट होता है वो अपनी फैमिली से ज्यादा अपने फ्रेंड्स की तरफ जाता है। इसलिए अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ, हम कहते हैं कि भाई, बन जाएगी। ठीक है, आप अच्छे डायरेक्शन में जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलते ना कहीं आप गलत चीजों को अपना लोगे। आप अपने आप को खुद से याद करो, अपना एक्सपीरियंस याद करो। अगर आपने अच्छी चीजें सीखी हैं, ठीक है, तो आपके पीयर कैसे थे, उनसे आपने क्या सीखा है। और आप, अगर आपके पीयर जो थे, आपके फ्रेंड जो थे वो अच्छे नहीं थे, तो आपसे आपने जो गलत चीजें भी सीखी है ना, बहुत सारे बच्चे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की चीजें सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? घर वाले तो सिखाते नहीं, तो अपने पीयर से ही चीजें सीखते हैं। दे बिगिन टू डेवलप देयर ऑन मोरल कोड, तो बच्चे का हमारी लाइफ है, हमारा रूल है। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो ज़्यादा फ्रीडम, मतलब इस बड़ों की रोक टोक उनको इस एज में नहीं पसंद होती। उनके अपने वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि माई रूल, सॉरी, माई लाइफ माई रूल, मेरी जिंदगी है, मेरे नियम है। ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलेसेंस ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि इस अवधि के दौरान जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस होते हैं, वो स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। दे वॉन्ट टू मेक मोर फ्रेंड, वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके जो फ्रेंड हैं, ठीक है, वो उनको एक्सेप्ट करें। तो इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा वो सीरियस होते हैं। ठीक है, वे साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एगर होते हैं कि उनके दोस्त जो हैं वो एक्सेप्ट करें। आप सब भी इस एज से गुजरे होंगे, तो इसलिए आप इसको अपनी लाइफ से आप इसको बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। करिकुलम की हम बात करते हैं तो जैसे अभी हमने जाना कि दिस विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 9 to 12।
और इसको भी दो फेस में है, क्लास 9 to 10 एंड 11 to 12। और 11 to 12 में क्या आ जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी। कॉमर्स के साथ आप आर्ट्स लो, आर्ट्स के साथ आप साइंस लो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पसंद है तो उनका कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जब हम इन 4 ईयर की बात करते हैं ना, तो मैथ्स आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। साइंस की बात करते हैं तो 9th 10th में आपको जनरल साइंस पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हम 11th 12th की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं। फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है। सोशल साइंस की बात करते हैं तो 9th 10th में सोशल साइंस होती है। अब 11th 12th में इसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आपको सोशोलॉजी देखने को मिलता है, आपको हिस्ट्री देखने को मिलता है, आपको ज्योग्राफी देखने को मिलता है, आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है, आपको पॉलिटिकल साइंस देखने को मिलता है, आपको साइकोलॉजी देखने को मिलता है। लैंग्वेज की बात करें तो 9th 10th क्लास में दो लैंग्वेजेस होती हैं, आप चाहे तो तीन भी ले सकते हैं। और 11th 12th की बात करें, एक लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर दो लैंग्वेज ले सकते हैं। और वोकेशनल की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्किल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है एनईपी 2020 में। तो अलग अलग स्किल है, आप जो भी आप अलग अलग प्रोफेशन जिसमें जाना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। आप म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग अलग एरिया है, स्पोर्ट्स है, आप इस तरह से वोकेशनल की फील्ड की बात करें तो काफ़ी सारे ऑप्शन बच्चों के पास होते हैं। तो यहाँ पर एक जो नया चेंज देखने को मिला है जो आपके टाइम में नहीं था, वो इस टाइम में है कि बच्चे 10th क्लास तक तो सब चीज़ें पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन जब 10th के बाद जाएंगे तो बच्चे अपने कॉम्बिनेशन से मैथ्स के साथ सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस के साथ सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, तो अपने पसंद से इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बच्चे ले सकते हैं। ये बात किसमें कही गई है, एनईपी 2020 में। और अगर हम बात करें नेचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एज सेकेंडरी स्टेज की, अभी अलग अलग जो सब्जेक्ट हमने बात की ना, इनको बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो देखिए हम आत्मनिर्भर शिक्षा की बात करें इस स्टेज पर, ये बच्चों से उम्मीद की जाती है कि अब बच्चे इस काबिल हो गए हैं, ठीक है, बच्चे इतने मेच्योर हो गए हैं कि बच्चे अब खुद से चीजें सीखें। अब टीचर उतना ज्यादा, मतलब बच्चों को टीचर पे उतना ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मतलब टीचर क्या करेगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा, उनको हायर एजुकेशन के लिए टीचर को बच्चों को तैयार करना है। तो इसलिए इस स्टेज पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे खुद से करने की, खुद से सीखने की। तो कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई जाए, बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका दिया जाए, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स की, चाहे हम सोशल साइंस की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, स्कूल्स में लैब होनी चाहिए और बच्चा वहाँ पे जाए और खुद से चीज़ें करके सीखे। और आपस में अलग अलग सब्जेक्ट में हम बात करते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन, विचार विमर्श के अवसर दिए जाएं, डिबेट करवाई जाए लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस में, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएं करने के लिए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, बच्चों से प्रेजेंटेशन करवाई जाए। और आईसीटी का यूज़ करके बच्चे अपने सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अलग अलग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स बच्चों को प्रोवाइड की जाए क्वेश्चन फॉर्म में, और बच्चे उसको खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होगी। इसके अलावा इंक्वायरी की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे बच्चे अपनी लर्निंग को खुद से, अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जान सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि सेकेंडरी स्टेज पर किस तरह से बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू पढ़ाई जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।